हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई पे अपनी पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की। तारीख क्या है आज? 25 मार्च। तो जो भी तारीख होती है, जैसे आज 25 मार्च है तो 25 मार्च को इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी उन सब के बारे में, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे विदेश में हमारे देश के बाहर हुई हो, उन सब घटनाओं को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण होती है जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, ऐसी घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली घटना देखते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। पहली घटना, सबसे पहले हम उषा मेहता जी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, लेडी है उषा मेहता जी, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहली न्यूज में। पहले न्यूज देख लेते हैं। 25 मार्च 1920, 25 मार्च 1920 को स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का जन्म हुआ। उषा मेहता का जन्म हुआ था आज के दिन। तो अगर इनके जीवन काल की बात करें तो 25 मार्च 1920 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? 11 अगस्त 2000 में, 11 अगस्त 2000, सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, और इनको गांधीवादी नेता बोलते हैं। ठीक है, गांधीवादी नेता है, फिर गांधीवाद को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो गांधी जी थे उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, और गांधी जी की जो भी आइडियोलॉजीज थी, गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, मतलब गांधी जी किस चीज में विश्वास करते थे? गांधी जी विश्वास करते थे अहिंसा में। तो अहिंसा की जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे कि हमको हिंसा नहीं कर दी थी, कि हमको विश्वास, जो हमको हिंसा है वो नहीं करनी चाहिए और अहिंसा से सारे काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ये इनका मानना था, जैसे गांधी जी बोलते थे। और ये एक चीज के लिए, एक चीज इन्होंने की थी 1942 में, जिसके लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। वो चीज क्या थी? इन्होंने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन खोला था। कांग्रेस रेडियो स्टेशन ही उसको बोलती थी। किस समय? जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उसके दौरान जब सब नेताओं को, जब ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? सब नेताओं को जो अंग्रेज थे उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया। गांधी जी को भी डाला, नेहरू जी को भी डाला, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी डाला। तो जो बड़े बड़े नेता सबको डालना शुरू कर दिया। तो उस समय पे एक जगह पे इन्होंने, ठीक है, एक जगह पे इन्होंने एक स्टेशन शुरू किया। एक स्टेशन मतलब रेडियो स्टेशन जो होता है, उस समय पे रेडियो चलते थे, तो रेडियो स्टेशन शुरू किया जिसका नाम था कांग्रेस स्टेशन, है ना। और ये कांग्रेस स्टेशन क्या करता था? ये लोगों को जागरूक करता था, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को अवेयर करने का काम करता था कि हमको आजादी लेनी है। लोगों को इंकरेज करता था, लोगों को मतलब प्रोत्साहित करता था कि हमको आजादी लेनी है, लोगों को उसके बारे में बताना क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। ये जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इसको कैसे कैसे आगे चलाना है, इसमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, ये सब बातें कौन बताती थी? उषा मेहता जी। ये जो रेडियो स्टेशन था, इसके थ्रू जो भारत की जनता थी उसको बताती थी। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, ये जो आपका सीक्रेट इनका रेडियो स्टेशन था कांग्रेस स्टेशन, जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चला गया था, उसके दौरान इन्होंने लॉन्च किया था। अच्छा, एक चीज और है इनके बारे में जानी जाती है। 1927-28 में एक 1927-28 में मूवमेंट हुआ था भारत में। कौन सा मूवमेंट हुआ था? साइमन गो बैक मूवमेंट हुआ था। ठीक है, जो साइमन कमीशन लेके आया था एक ब्रिटिश ऑफिसर, कौन? सर साइमन, उसको वापस भेजने के लिए, जो साइमन कमीशन था उसको वापस भेजने के लिए नारे लगाए गए थे, साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये वाले जो नारे थे, जब ये वाला आंदोलन चल रहा था, ये वाला जो आपको मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय पे उषा मेहता जी 8 साल की थी, और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भारत का झंडा हाथ में लेके, उस समय का जो भारत का झंडा था और बहुत बढ़ चढ़ के आंदोलन में क्या किया था? हिस्सा लिया था। ये भी इनके बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है। वैसे पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए फेमस है वो चीज क्या है? जो इन्होंने कांग्रेस स्टेशन खोला था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसी के लिए इनको, जो इन्होंने भारत के लिए, जो भारत की सेवा की है, इन्होंने भारत की आजादी के लिए काम किया है, इसी वजह से इनको एक अवार्ड भी मिला है। कौन सा? पद्म विभूषण अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण अवार्ड। कब मिला है? 1998 में। 1998 में। देखिए, ये सिविलियन अवार्ड है, जो मैंने आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो आम आदमी को दिए जा सकते हैं भारत में। 4 अवार्ड मैंने आपको बता रखे हैं। सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। तो इनको कौन सा मिला है? ऊपर से दूसरा पद्म
विभूषण, पद्म अवार्ड का जो सबसे ऊपर वाला अवार्ड होता है, इन तीनों को पद्म अवार्ड बोलते हैं, भारत रत्न तो अलग है ही है, ठीक है। तो जो पद्म अवार्ड का सबसे ऊपर वाला है पद्म विभूषण 1998 में इनको दिया गया था, जो इनका कंट्रीब्यूशन था, जो इनका योगदान था भारत की आजादी में, उसके लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में। ये भी भारत की आजादी के लिए इन्होंने भी बहुत काम किया, ठीक है। ये भी समाज सेवक और आपके कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए पहले न्यूज देख लेते हैं। 25 मार्च 1931, आज के दिन 1931 में प्रसिद्ध समाज सेवक सेवी, समाज सेवक या सेवी, प्रसिद्ध समाज सेवी, कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन। तो आज के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी जी का 1941 में निधन हुआ था। आज के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी जी का निधन हुआ था। कहां, कब, 1931 में। तो इनके जीवन काल की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1880 में। 1880 में इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ, सॉरी 1890 में, 1880 में नहीं, 1890 में, 1890 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई इनकी, मृत्यु हुई 25 मार्च 1931 में। ये क्या है इनका, ये है इनका जीवन काल, ये है इनका जीवन काल। तो देखिए इन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत काम किया है। ये जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, जो अखबार वगैरह में काम करते हैं। आजकल तो जो उनको भी जर्नलिस्ट ही कहते हैं, मतलब उस जमाने पे तो ये न्यूज चैनल हुआ नहीं करते थे, है ना, टीवी वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो इस वजह से जो जर्नलिस्ट काम होता था वो क्या होता था, न्यूज़पेपर, जो आपके अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह छापना, मैगजीन वगैरह छापना, मतलब खाली प्रिंट मीडिया चलती थी। प्रिंट मीडिया क्या होता है, जो क्या जो है छापी जाती है ना। और जो आपकी टीवी वाली मीडिया होती है, ये वाली होती नहीं थी उस समय पे। तो ये जर्नलिस्ट थे, न्यूज़पेपर वगैरह, इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसके थ्रू ये लोगों को जागरूक किया करते थे, समझ गए आप। जर्नलिस्ट थे और भारत स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे, समझ रहे हो। बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए थे जो इसको बताते हैं। जैसे कि अगर मैं इनके बारे में बताऊं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था। इसी के दौरान इन्होंने 1920 में एक पत्रिका भी निकाली थी, एक न्यूज़पेपर निकाला था, पत्रिका नहीं, सॉरी न्यूज़पेपर, पत्रिका तो मैगजीन हो जाती है। एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था प्रताप। ये हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छापा जाता था, इसका नाम था प्रताप, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में छापा जाता था इनके द्वारा। यही इसके छापने वाले एडिटर भी यही थे, और जो इसको मतलब छापते थे वो सब भी यही करते थे, और एडिटिंग भी वो सारी यही करते थे कि क्या क्या छपना है, क्या क्या नहीं छपना है, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर के थ्रू ये क्या करते थे, न्यूज़पेपर के द्वारा ये लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को बताते थे कि हमको क्या क्या करना है सहयोग आंदोलन में, क्या फायदे होंगे सहयोग आंदोलन करने के, हमको किसको सपोर्ट करना है, किसका साथ देना है इस आंदोलन में, समझ रहे हो आप, क्या क्या परेशानी हमको झेलनी पड़ती है अंग्रेजों की वजह से, जिनसे हमको छुटकारा मिल जाएगा, हमारा देश आजाद हो गया तो कैसे फायदे हैं कैसे नहीं है, ये सब ये इस पत्रिका के थ्रू लोगों के अंदर जागरूकता लाने की, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए ये जो न्यूज़पेपर है इनके द्वारा छापे जाते थे, ठीक है। इनके द्वारा ये जो न्यूज़पेपर है छापे जाते थे। और इनकी बात करूं, ये गांधी जी को भी बहुत ज्यादा मानते थे, गांधी जी को ये बहुत ज्यादा मानते थे। इनके सामने गांधी जी के जो भी आंदोलन थे ना, उन सब में इन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, एक और आंदोलन था जिसमें इन्होंने हिस्सा बहुत ज्यादा लिया था, क्या, हंगर स्ट्राइक हुई थी। एक हंगर स्ट्राइक मतलब जो भूखे रहते हैं, सब खाना नहीं खाते, जो प्रोटेस्ट करने में उसमें स्ट्राइक करते समय खाना नहीं खाते, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हंगर स्ट्राइक। हाँ तो दोस्तों, तो बीच में लाइट चली गई थी जिसकी वजह से बीच वीडियो रोकनी पड़ी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको गणेश शंकर विद्यार्थी की जी के बारे में बता रहा था। मैंने आपको इनकी ये जो इन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया था 1920 में, कौन सा, प्रताप न्यूज़पेपर, प्रताप था इस न्यूज़पेपर का नाम, जो हिंदी लैंग्वेज में, जो हिंदी भाषा थी उसमें लिखा जाता था। किसके जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये जो न्यूज़पेपर था इन्होंने, ये जो आपका अखबार था, ये इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। फिर ये गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है, गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे। गांधी जी के जो आंदोलन होते थे, है ना, गांधी जी के आंदोलन होते थे, वो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें भी ये जुड़े थे गांधी जी की वजह से ही, ठीक है।
फिर इन्होंने एक आंदोलन हुआ था, उसका क्या नाम था आंदोलन का? उस आंदोलन का नाम था, आंदोलन नहीं मतलब एक हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है, आंदोलन नहीं कहोगे उसको आप, पर एक हंगर स्ट्राइक थी। हंगर स्ट्राइक मतलब क्या होता है? जो लोग भूखे रहते हैं ना काफी समय तक अपनी बात मनवाने के लिए, जो लोग भूखे रहते हैं, जैसे 2012 के आसपास, 11-12 के आसपास अन्ना हजारे रहे थे, है ना? ऐसे ही अगर आपने सुना हो वाला केस अन्ना हजारे रहे थे, तो वही होता है आपका हंगर स्ट्राइक, ठीक है, भूखे जो रहते हैं लोग अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये बहुत समय तक भूखे रहे थे, जो हंगर स्ट्राइक हुई थी, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और ये हंगर स्ट्राइक थी किसके लिए? जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, टेक्सटाइल वर्कर्स थे। टेक्सटाइल वर्कर्स कौन होते हैं? टेक्सटाइल क्या सा सेक्टर होता है? टेक्सटाइल होता है जो कपड़े बनाने वाला सेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, वो वाला जो दायरा होता है, दायरा मतलब जो सेक्टर होता है, वो होता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। तो उस समय पे क्या था, अंग्रेज क्या करते थे? देखिए हमारे यहाँ पे पहले जमाने से बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने वाले कौन रहे? कारीगर रहे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ हमारे यहाँ से, जो हमारे यहाँ के जितने भी कारीगर थे, उन सबको मार पीट के उनके हाथ वाथ काट दिए थे, अंगूठे वगैरह काट दिए थे। क्यों? ताकि वो ना बना पाए, ये जो ड्रेसेस वगैरह और जो भी ये कपड़े बनाते थे ना बना पाए, और हमारे यहाँ से कच्चा सामान लेके जाते थे और अपने यहाँ बनवा के हमारे लोगों को बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे, ठीक है ना? तो जो थोड़े बहुत हमारे यहाँ पे कपड़े बनाने वाले कारीगर थे, जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां चलती थी, उनको भी इस समय पे बंद कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है हंगर स्ट्राइक, ये जो प्रोटेस्ट थी की गई थी, समझ गए आप? तो इसी प्रोटेस्ट में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसी प्रोटेस्ट में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो एक ये भगत सिंह जी के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, ये भगत सिंह जी से मिले थे, भगत सिंह जी से मिले थे और इमीडिएटली इनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। 1924 में मिले थे भगत सिंह जी से। फिर ये दोनों, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, कौन सी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन थी, जिसको कौन चलाता था? चंद्रशेखर आजाद जी चलाते थे, है ना? तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों ने इसमें साथ में मिलकर बहुत समय तक काम किया है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसी वजह से भगत सिंह जी को भी बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? वसंत रणछोड़ गावरकर। कौन? वसंत रणछोड़ गावरकर के बारे में हम देखने वाले हैं। 25 मार्च 1933 भारतीय वैज्ञानिक वसंत रणछोड़ गोवारिकर का जन्म हुआ था, ठीक है। वसंत रणछोड़ गोवारिकर जी का आज के दिन जन्म हुआ था, 25 मार्च 1933 में उनका जन्म हुआ था, ओके। तो अगर इनके बारे में बात करूं, तो मैंने यहां बताई रखा है कौन थे? वैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने इसरो में काम किया है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की अंतरिक्ष वाली ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरिक्ष सेक्टर में काम करती है, जो स्पेस सेक्टर में काम करती है, वो वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इन्होंने बहुत दिन तक काम किया है इन्होंने इसमें। फिर इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भी काम किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इंडिया का, है ना, ये भी सेम स्पेस सेक्टर में, मतलब जो आपका अंतरिक्ष सेक्टर, उसमें भी काम किया है और इसके डायरेक्टर भी रहे। इसके डायरेक्टर रहे कब से कब तक? इसके डायरेक्टर रहे, डायरेक्टर मतलब जो मतलब टॉप हेड है ना, जो सबसे बड़े हेड थे, उसके कब से कब तक? 1979 से 1985 तक, 1979 से 1985 तक। फिर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी के, कब से कब तक? 1991 से लेके 93 तक। इस समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब ये किसके साथ, मतलब किसके एडवाइजर रहे होंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर ये रहे थे पीवी नरसिम्हा राव जी के। पीवी नरसिम्हा राव जी के ये रहे थे एडवाइजर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर पीवी नरसिम्हा राव जी के। फिर ये सेक्रेटरी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके क्या रहे? उसके सेक्रेटरी भी रहे, ठीक है, उसके सेक्रेटरी भी रहे। तो इन्होंने साइंस सेक्टर में, जो स्पेस सेक्टर है पर्टिकुलरली, इन्होंने मानसून के ऊपर भी बहुत काम किया है। जो इंडियन का मानसून है ना, तो जो सिस्टम था, जो सिस्टम प्रिडिक्ट करता है कि कब बारिश होगी, किस समय हो सकती है, ये वाला जो पूरा जो आप न्यूज पे देखते होगे ना कि आज बारिश हो सकती है, तो फोन पे भी आ जाता है कि आज बारिश होने की आशंका है, या इस हफ्ते में इस तारीख को होने की आशंका है, सब आ जाता है। तो ये वाला जो सिस्टम था, जो ये सब प्रिडिक्ट करता था, ये सब बताता था, उसको बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। अब इनके अवार्ड्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? तो अवार्ड अगर इनकी बात करें तो इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो 4 अवार्ड मैंने आपको कौन कौन से बता रखे हैं। सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, जो किसको मिला था? जो मिला था उषा मेहता जी को।
फिर पद्म भूषण जो किसको मिला है, जो मिला है आपका वसंत रणछोड़ जी को पद्म भूषण। उसके बाद पद्मश्री ये भी इनको मिला है, ठीक है ना। तो नीचे वाले जो दो है ये इनको मिले पद्मश्री और पद्म भूषण। कब कब मिले हैं इनको, इनको ये मिला है 1984 में पद्मश्री को मिला है 1984 में पद्मश्री, और 2008 में इनको कौन सा मिला है, पद्म भूषण 2008 में, यहां दिख रहा है आपको 2008 में इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और कुछ इनके बारे में, हाँ मैंने इनका जीवन काल नहीं बताया, हाँ जीवन काल इनका बच गया। तो जन्म इनका कब हुआ था, जन्म तो आपको पता ही चल गया वो कब हुआ था, 25 मार्च 1933 में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 2 जनवरी 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 2 जनवरी 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारा कुछ किसके बारे में, वसंत रणछोड़ गावरकर के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं विदेश के अंदर आज के दिन क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। 1807 में हम बात करेंगे, ये अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज के देशों में, मतलब इंग्लैंड की बात होने वाली है यहाँ पे। 25 मार्च 1907, 25 मार्च 1907 को क्या हुआ था, ब्रिटिश की संसद ने तो अब हम देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या आज के दिन विदेश में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो 25 मार्च 1907, 25 मार्च 1907 को क्या हुआ था, ब्रिटिश की संसद ने दास व्यापार समाप्त कर दिया, ठीक है। तो जो ब्रिटेन था देश उनका, ब्रिटिश का देश कौन सा था, ब्रिटेन, जो आज के समय में हम इंग्लैंड जिसको कहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड या फिर यूके कह सकते हो आप, वैसे यूके 4 देशों से मिलकर बनता है, उसी में एक इंग्लैंड भी है, ठीक है। तो जो यूके या फिर यूके या फिर इंग्लैंड की जो संसद थी, जो पार्लियामेंट थी, उसने आज के दिन एक कानून पास किया, कौन सा, दास व्यापार को रोकने के लिए। दास व्यापार मतलब गुलामों के जो बिजनेस करते थे, जो उनको बेचते थे खरीदते थे, ये वाला बिजनेस, इंग्लिश में बोलूं तो स्लेव ट्रेड को, स्लेव मतलब गुलाम, ठीक है। तो गुलाम या फिर दास जो होते हैं, इनका जो व्यापार था उसको रोकने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए आज के दिन कानून पास किया था, किसने, ब्रिटिश की संसद ने ना, ब्रिटेन की संसद में, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर देखिए ये जो कानून था ना, इस कानून ने व्यापार तो रोक दिया था, लेकिन दास रखने की जो प्रक्रिया थी कि दास रखे जाएंगे, मतलब एक आदमी दास रखेगा, वो नहीं रोका था, ठीक है। तो इससे परेशानी क्या हुई, इससे परेशानी हुई कि जो पहले ओपनली बिजनेस चलता था, अब वो साइड साइड में चलना था, जैसे जैसे ब्लैक मार्केट होती है ना, जो सबसे छुपा के होता है, अब वो सबसे छुपा के होने लगा था, बस इतना फर्क आया था। बाकी अंग्रेजों ने तो जब तक पता नहीं कब तक, एंड तक भी अंग्रेजों ने तो क्या किया है, स्लेव ट्रेड किया है, ओपनली नहीं किया, तो पीछे पीछे किया है ना। सबके सामने एग्जांपल है, जो अफ्रीका से लोग वहां अमेरिका वाले सब कॉन्टिनेंट में चले गए, यहाँ पे एशिया वाले कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारी जगह पे उन्होंने ट्रेड किया है, समझ रहे हो। तो स्लेव ट्रेड उन्होंने किया है, स्लेव ट्रेड मतलब दास व्यापार या फिर गुलामों का जो व्यापार करते हैं, ओके। तो आज के दिन उसको बंद करने के लिए, उसको पे बैन लगाने के लिए, उसको प्रोहिबिटेट करने के लिए, प्रोहिबिटेट मतलब बैन लगाना, समाप्त करना, उसके लिए कानून पास हुआ था, कहां पे, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, जो संसद था उसमें। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और आपने बोर्ड भी देख लिया होगा। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया, तो वो क्या करना है, जो चीज आपको, जो न्यूज उनमें समझ में नहीं आई, जो घटना समझ में नहीं आई, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना है, सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो जो कल की वीडियो होगी आपकी 26 मार्च की, उसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, जो भी परेशानी आपको समझ में नहीं आई होगी, समझ गए आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।